Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India's vaccine policy. And this topic is important from our syllabus paper 3, governance point of view, especially from the sub-segment health. इस सबसे पहले समझते हैं कि हमारे देश में अभी तक वैक्सीनेशन की क्या अप्रोच रहे थे। तो हमारे देश में अभी तक 3 फेजेज में वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। इसमें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या अलाइड एक्टिविटीज़ वर्कर हैं, जैसा कि फार्मास्यूटिकल्स वाले जो हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का काम करते हैं, या एम्बुलेंस वर्कर, उन सब लोगों को प्लस दोज पीपल हु हैड एज ऑफ 45 ईयर्स और मोर, उनको टारगेट किया गया था अभी तक की जो हमारी 3 फेजेज की वैक्सीनेशन अप्रोच ली गई है उसमें। और अभी तक जो भी वैक्सीन्स थी वो पूरी तरह से भारत सरकार प्रोक्योर कर रही थी और फिर वो स्टेट्स को दे रही थी, स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और तब अपने अपने स्टेट्स में फिर स्टेट गवर्नमेंट्स उसको लोगों को दिला रहे थे। तो ये अप्रोच था अभी तक। और जो वैक्सीन्स अभी तक हमने इस्तेमाल किए हैं वो है 2 तरह के वैक्सीन हैं। एक है कोविशील्ड। इस कोविशील्ड को बनाया है हमारे देश की इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट, जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है या जो वैक्सीन इटसेल्फ, इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका, जो कि एक ब्रिटेन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके एस्ट्राजेनेका ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और फिर इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो पुणे बेस्ड इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला वैक्सीन तो ये है कोविशील्ड, और दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये पूरी तरह से इंडिया में बना है। इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिल करके उन्होंने ये कोवैक्सीन डेवलप किया है। और ये दोनों वैक्सीन हमारे देश में अभी तक एडमिनिस्टर कराई जा रही थीं। लेकिन अब जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट वेव, इट इज़ अ काइंड ऑफ सुनामी। आप भी देख रहे होंगे कि केसेस किस तरीके से हर दिन नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो अब भारत सरकार ने एक काफ़ी एम्बिशियस अप्रोच अपनाया है वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के। तो 4th स्टेज ऑफ आवर वैक्सीनेशन पॉलिसी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स। और इस 4th फेज की क्या क्या खासियत होगी वो समझते हैं एक करके। तो इसमें अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर इंसान को वैक्सीन दिलाने की कोशिश की जाएगी और वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट अप्रोच भी बदल दिया गया है। तो अब कैसा होगा कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि कोविशील्ड के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर, ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से 50% वैक्सीन भारत सरकार खरीदेगी। और भारत सरकार ये जो भी वैक्सीन खरीदेगी उसको लोगों को फ्री रूप में दिलाएगी, फ्री में दिलाएगी भारत सरकार की अलग अलग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और जो बचा हुआ 50% वैक्सीन है वो मार्केट के थ्रू बेचा जाएगा, मतलब फार्मास्यूटिकल मार्केट्स के थ्रू बेचा जाएगा। और इन 50% जो मार्केट के थ्रू वैक्सीन बेचे जा रहे हैं इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स खरीद सकती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद सकती हैं, और ये फिर अपने अपने लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने तरफ से लोगों को एडमिनिस्टर करा सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने तरफ से लोगों को एडमिनिस्टर करा सकते हैं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स कराएगी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिलाएंगे लोगों को वैक्सीन, इसमें कुछ चार्ज भी लिया जा सकता है। वैसे तो असम सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी, प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट की थी कि वो लगभग 1 करोड़ तक की वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं अंडर दिस 4th फेज इनिशिएटिव ऑफ वैक्सीनेशन। और वो जो भी वैक्सीन्स हैं वो फ्री में असम के अंदर लोगों को एडमिनिस्टर कराए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी हेल्थ केयर सेंटर होगी तो वहाँ पे असम के अंदर भी लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो 4th फेज है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। और जो मार्केट के थ्रू वैक्सीन्स बेची जाएंगी इसका प्राइस
वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स डिटरमाइन करेंगे ट्रांसपेरेंट मैनर में, उनको क्लियर कट डिक्लेयर करना होगा कि इसकी प्राइस है क्या, ताकि इसकी कोई भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। अदरवाइज ये भी चांसेस हैं कि मान लो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन की MRP होनी चाहिए 400 रुपीज़ और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसको 4000 5000 में बेचें, क्योंकि आप सबको तो पता है कि डिमांड सप्लाई में ह्यूज मिसमैच होने वाला है। इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग सब वैक्सीन के लिए दौड़ पड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। तो उस केस में ब्लैक मार्केटिंग होना बहुत नेचुरल है। तो इस कारण से जो प्राइस है मार्केट के थ्रू एडमिनिस्टर कराने का वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। इनफैक्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो प्राइस डिक्लेयर भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्केट के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट्स खरीदेंगे वो वैक्सीन 400 रुपये पर डोज मिलेगा, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदते हैं तो उनको 600 रुपये पर डोज वो वैक्सीन मिलेंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इससे ज़्यादा में वो बेचा नहीं जाना चाहिए। और भारत सरकार द्वारा अगर किसी इंस्टीट्यूशन में वैक्सीन दिलाया जाएगा तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये है हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी जो हम 4th फेज में अपनाने वाले हैं फ्रॉम अपकमिंग 1 मई। और 2 और तरह के वैक्सीन शायद से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। देखिए, अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डिमांड सप्लाई मिसमैच होने वाला है। इतने भारी संख्या में लोगों को वैक्सीन दिलाना है, और यही कारण है कि भारत सरकार और भी तरह के वैक्सीन ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर रही है। और उसमें सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट है स्पुतनिक 5, जो रसिया की वैक्सीन है। रसिया ने इसको डेवलप किया था, और अब इंडिया के अंदर डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इस वैक्सीन को लेकर के आ सकती है बाई एंड ऑफ द मे। तो ये नेगोशिएशन चल रहा है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज और रसियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर स्पुतनिक 5 के बीच में। तो स्पुतनिक 5 भी जल्दी हमारे देश में देखा जा सकता है। उसके अलावा एक और वैक्सीन है फाइजर और मॉडर्ना, जो यूएस की 2 ड्रग मेकिंग कंपनी है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इन्होंने बिल्ड किया है, डेवलप किया है एक वैक्सीन जो यूएस में खासकर दिया जा रहा है। अब ये फाइजर और मॉडर्ना का जो वैक्सीन है, इसमें एक इशू है जिस कारण से इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वो प्रॉब्लम ये है कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस में ही हमें स्टोर करके रखना है, अदरवाइज ये वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और इंडिया के अंदर इतनी इफिशियंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं, ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है इतनी अच्छी कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें वैक्सीन को, वो भी -70 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, और यही कारण है कि ये फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का इंडिया में आ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन स्पुतनिक 5 आपको जल्दी ही इंडिया में दिख सकता है, अपार्ट फ्रॉम कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। Please attempt this question that is based on this particular topic and you can submit the answer in the comment section. एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं रिगार्डिंग कोरोना राइज या पेंडेमिक के जो केसेज हैं उसके राइज के बारे में आप एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ पे खासकर आसाम गुवाहाटी में लोग इस सेकेंड वेव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इसको अब हमें वापस से इसको सीरियस रूप से लेना होगा, और इसके राइज को कम से कम हमें अपने स्टेट में थोड़ी हद तक रोकना होगा। क्योंकि आप सब न्यूज़ तो देख रहे हैं, लेकिन वो सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस हैं जो हम देखते हैं टीवी में। हमें नहीं लगता कि वो चीज़ें हमारे यहाँ भी हो सकती हैं, हमारे साथ भी हो सकती हैं। लेकिन हमें ज़्यादा सेंसिबल बनना है, ज़्यादा विजनरी बनना है, और कोशिश करनी है कि आसाम के अंदर ये आउटब्रेक उस लेवल पे ना हो जिस तरह से मेनलैंड इंडिया में ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है। सिंस आई नो सो मेनी पीपल, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। और हमें यहाँ पे सिचुएशन गंभीर होने से पहले ही ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि आसपास में लोगों को भी थोड़ा अवेयर करें, और सबसे पहले तो खुद का ध्यान दें और आसपास में लोगों को अवेयर करें कि यहाँ पे उस लेवल का आउटब्रेक ना हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट मिसिंग सबमरीन ऑफ इंडोनेशिया, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए करंट न्यूज़ क्या है। इंडोनेशिया की एक सबमरीन है जिसका नाम है KRI नांगला 402, और ये सबमरीन 21 अप्रैल को यानी कि द डे बिफोर येस्टरडे एकाएक से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब कहीं ना कहीं पानी में डूब गया होगा। और ये जो इट वेंट मिसिंग समवेयर इन द ओशन साउथ ऑफ बाली आइलैंड। ये देखिए, ये जो
बाली आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को एक बार आप देख लीजिए, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुलावेसी, कालिमतान, पापुआ। तो ये जो बाली आइलैंड है, इसके साउथ में ये सबमरीन कहीं पे फंक्शनल था, एक तरह के ड्रिल कर रहा था इन द डीप वाटर्स, और वहाँ से फिर ये कहीं खो गया, इट वेंट मिसिंग। इसमें कम से कम 53 क्रू मेंबर्स भी थे, दे आर ऑल्सो मिसिंग फॉर लास्ट 2 days। अब ये छोटा सा न्यूज़ है, इंडोनेशिया का न्यूज़ है। अब आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको समझते हैं। तो फिर अब रिसेंट डेवलपमेंट आज हुई है जिसमें इंडियन नेवी ने एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल अपने इंडियन नेवी की भेजी है फ्रॉम विशाखापट्टनम टू हेल्प इंडोनेशियन नेवी इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द लॉस्ट सबमरीन और द मिसिंग सबमरीन KRI नांगला। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में? तो देखिए, मेंस में डायरेक्टली आपसे तो सवाल इस तरह का पूछेगा नहीं कि बताइए कौन सा शिप का कौन से देश का डूब गया था। तो मेंस में कभी इंडिया आसियान पे सवाल आ जाए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे सवाल आ जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेंस में सीधा सीधा इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस पे भी सवाल आएगा। इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया आसियान इंपॉर्टेंट है एंड इंडोनेशिया इज पार्ट ऑफ आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो इंडिया आसियान पे भी कभी सवाल आ जाए तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया ने अपना एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल भेजा था इन ऑर्डर टू हेल्प इंडोनेशिया टू रिकवर इट्स लॉस्ट सबमरीन KRI नांगला। एक लाइन कहीं इस तरह से आप एग्जाम्पल में लिख देंगे ताकि आप प्रूव कर सकें। इट कुड बी एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट हाउ इंडिया हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इट्स टाइज विथ आसियान कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साथ ही साथ अगर इंडियन नेवी पे सवाल आ जाए, इट्स कैपेबिलिटी पे सवाल आ जाए कि इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन, उसकी कैपेबिलिटी पे अगर कभी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे भी आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे इंडियन नेवी बाकी सारे नेवीज़ को इंडियन ओशन के अंदर हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप मेंस में इसका फ़ायदा उठाएंगे। प्रीलिम्स में आपसे हो सकता है कि इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए। ये सवाल जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है इस टॉपिक के बेसिस पे है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from again international segment. It is about Global Energy Transition Index, and this topic is important from our syllabus paper 3 international organizations point of view. समझते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये रैंकिंग हर साल पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन इट्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें कौन से ग्राउंड पे रैंकिंग दी जाती है वो भी समझ लीजिए। देखा जाता है कि कौन कौन से देश अपने देश के अंदर या कौन कौन से कंट्रीज अपने देश के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में, यानी कि दूसरे शब्द में कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे देशों को हाईयर रैंकिंग दी जा रही है या दी जाती है इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो दुनिया भर के 115 कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग दी जाती है ऑन बेसिकली 3 पैरामीटर्स। ये 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी में आपसे सीधा सीधा कुछ सवाल नहीं पूछेगा कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। हो सकता है यूपीएससी में आपसे पूछ ले कि ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगर एपीएससी में सवाल आएगा तो आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश करने वाली एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन कौन है, WTO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। तो करेक्ट आंसर विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये तो होगा एपीएससी का सवाल, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रैंकिंग पब्लिश होती है। तो 3 पैरामीटर हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ किस रेट की है, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे, और तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी, कितना अमाउंट में हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं पर कैपिटा। वो 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ही कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और हाल फिलहाल में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग पब्लिश हुई है जिसमें इंडिया को आउट ऑफ 115 कंट्रीज 87th रैंक दिया गया है। चाइना की रैंक भी कुछ खास अच्छी नहीं है, इट इज़ प्लेस्ड एट 68। दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री है स्वीडन एज फार एज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज कंसर्न, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट इज अबाउट कोडेक्स एलिमेंटेरियस. तो क्या है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, पहले ये समझते हैं. देखिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज ए फूड कोड. फूड कोड मतलब कि खाने का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या हाइजीन लेवल होना चाहिए, इसको नाम दिया गया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस. फूड कोड, हर खाने का क्या स्टैंडर्ड, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि वो हाइजीनिक हो, उसका हमारे हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. और जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस या दूसरे शब्दों में बोले तो फूड कोड, इसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. अब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में समझ लेते हैं. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी. तो दुनिया भर की एक इंटरनेशनल एजेंसी है ये. इसको मिल करके फ्लोट किया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने और WHO ने. और दुनिया भर की 180 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मेंबर्स ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. और ये मिल करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फूड प्रोडक्ट्स. और इसी दरमियान एक हाल फिलहाल में मीटिंग चल रही है, एक सेशन चल रहा है. दिस इज द 5th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स. कि स्पाइसेस का और कुलिनरी हर्ब्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसके लिए एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है अंडर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिस कारण से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ. ये मीटिंग इनफैक्ट इंडिया ही होस्ट कर रहा है. अगेन ये करंट न्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी मीटिंग हुई थी हाल फिलहाल में, लेकिन आई होप कि करंट डेवलपमेंट समझ के आपको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का काम समझ आ गया होगा. अलग तरीके के फूड ग्रेड्स के लिए, जैसे कि स्पाइसेस के लिए, कुलिनरी हर्ब्स के लिए ये मीटिंग करते हैं, सेशन करते हैं, और उसकी क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए वो ये डिटरमाइन करते हैं. और आप देखेंगे कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे तो आपको पीछे में लिखा हुआ दिख सकता है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस नॉर्म्स. तो CA का आपको पीछे में टैग दिख सकता है कई सारे फूड प्रोडक्ट्स पे. अभी भी आप जाकर के अपने किचन में देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनके पैकेट्स पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस का टैग लगा होगा. UPSC ऑलरेडी कोडेक्स एलिमेंटेरियस पे सवाल पूछ चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में UPSC में भी फिर से आ सकता है या APSC में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC. Today we will cover topic number 86 to 90. Topic number 86 is about Financial Stability and Development Council. It is a non-statutory apex council under Ministry of Finance, constituted by an executive order in 2010. Its main objective is to strengthen and institutionalize mechanism of financial stability and promote financial sector's development. It is chaired by Finance Minister and its members are heads of the financial sectors like RBI, SEBI, PFRDA or Insurance Regulatory Development Authority. Apart from this, Finance Secretary, Secretary of Department of Economic Affairs and Secretary of Department of Financial Services and Chief Economic Advisors are members of Financial Stability Development Council. A subcommittee of Financial Stability Development Council is headed by Governor of RBI. The council can invite experts to meet to its meeting if required. Please attempt this question based on topic number 86. Topic number 87 is about Tora embroidery. It is also locally known as Pukhur and it is an art work of Tora people living in Nilgiris area of Tamil Nadu. It is exclusively made by women and the embroidery has fine finish. आप देख सकते हैं बहुत फाइन फिनिशिंग होता है. It is woven upon a white cloth made up of cotton. इस तरह की फाइन फिनिशिंग ब्लैक और रेड थ्रेड से बनाई जाती है. ये डिटेल में आपसे कभी कभार UPSC में पूछ लेता है, तो सब चीज़ ध्यान रखना है. ब्लैक और रेड थ्रेड किसके ऊपर, कॉटन क्लॉथ के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 87. टॉपिक नंबर 88 इज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स through video conferencing. So a parliamentary panel on law and justice has submitted its report on functioning of the virtual courts proceeding through video conferencing. This is the first report to be presented by any parliamentary panel on impact of the COVID pandemic. Key recommendations of the panel: continue virtual courts even in the post-COVID scenario,
transfer of certain categories of cases like cases pertaining to traffic challans or petty offences from regular court establishment to virtual courts, and this will reduce in pendency of cases. तो आप इसका एग्जांपल इस डेवलपमेंट का या इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी, अगर कभी पेंडेंसी ऑफ केसेज इन कोर्ट्स पे सवाल आ जाए तो। कि वर्चुअल कोर्ट्स का सजेशन दिया था पार्लियामेंट्री पैनल ऑन लॉ एंड जस्टिस, कि कोविड के टाइम में तो हमने इसका इस्तेमाल किया ही किया, बाद में भी हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और छोटे मोटे केसेस के लिए, ट्रैफिक चलन वाले केसेस के लिए तो हमें वर्चुअल कोर्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 88. टॉपिक नंबर 89 इज अबाउट सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. So according to this section, lawmakers cannot contest election only after their conviction in the criminal case. Section 8 of the Representation of People Act disqualifies a person convicted with a sentence of 2 years or more from contesting elections. Please attempt this question based on topic number 89. Topic number 90 is about Nakhula Pass. It is situated at the borders of the Indian state of Sikkim. Other important passes of Sikkim are Nathula and Jilepla. Nakhula इस साल न्यूज में क्यों था? क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पे थोड़ी कन्फ्लिक्ट हो गई थी। और भी इंपॉर्टेंट पासेज हैं इंडिया के, एक बार इनको भी देख लेना, कम से कम एक प्रीलिम्स एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले इनको देख करके जाना कि कौन से स्टेट में कौन कौन से पासेज हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 90. This is the answer of question number 81 to 85 that we had given in yesterday's newspaper analysis. यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि कल जो मैंने टॉपिक नंबर 82 कवर कराया था, वहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक कह दिया था कि अरुणाचल के अंदर बस एक ही नेशनल पार्क है, वो है नामधापा, बट ये गलत है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक। अरुणाचल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं, नामधापा एंड मौलिंग नेशनल पार्क। तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लेना आप लोग। Students can attempt today's question and they can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। Which of the following statements are true about Earth Day? It is celebrated every year on 22nd April. Absolutely correct. It is celebrated and coordinated worldwide by United Nations. This is wrong. It is celebrated and coordinated worldwide by Earth Day Network. So the correct answer will be option A, one only. Which of the following are correctly matched? So Perseverance is a rover, Ingenuity is a helicopter, and Moxie is an oxygen producer. So the correct answer will be option B. And about ad hoc judges, Article 224A allows appointment of retired judges as ad hoc judges for a temporary period. Absolutely correct. The appointment of ad hoc judges is made by the President of India. This is wrong. Appointment is made by the Chief Justice after consulting President of India. So the correct answer will be option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.